तो आज के टॉपिक थे अपने उपखंड प्रशासन और इसके अलावा जो हमारे वैज्ञानिक है साइंस में, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और हाँ, ठीक है। और इकोनॉमी में पीपीपी, पीपीपी पे और इसके अलावा सड़क और जो ऊर्जा अवसंरचना है ना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कलेक्टर तथा उपखंड अधिकारियों के कार्यों में मूलभूत अंतर को रेखांकित कीजिए। तो देखो मतलब अंतर जब भी पूछ रहा है तो सिंपल सी बात यह है कि उपखंड अधिकारी मेनली राजस्व संबंधित जो कार्य हैं उन्हीं के लिए उसको दायित्व दिए गए हैं, और वो भी दायित्व कैसे, उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के काम किस पर, तहसील प्रशासन पे, है ना। तो सीधा सीधा अंतर यही है कि कलेक्टर के पास में एक एक्स्ट्रा काम और है, लोक कल्याणकारी राज्य में विकासात्मक योजनाओं को लागू करवाना, उनका नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण करना, जबकि उपखंड अधिकारी के पास में ये सभी कार्य नहीं है। इस काम के लिए उपखंड स्तर पे कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ का जो पोस्ट है आरएस के थ्रू जो होता है, वो विकास संबंधी काम देखता है, वो सारा मॉनिटर करता है ना। चलिए, अगला प्रश्न था, उपखंड अधिकारी के पद के सृजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हाँ, ये ध्यान रखना है, अपना उत्तर सटीक हो, सारगर्भी। तो देखो विस्तार से तो हम कुछ भी लिख दें लेकिन वो सही नहीं है। अब हम ये लिखें कि वो नियामकीय कार्य करता है, वो अधीक्षण करता है, वो नियंत्रण करता है, ये सब यहाँ नहीं लिखना। पूछा है कि क्यों किया गया, मतलब उद्देश्य क्या था, कि क्या कारण था कि पद का सृजन हुआ। एक्चुअल में होता क्या है कि एक जिला कलेक्टर जो है उसके पास में पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, सभी प्रकार के जो विभाग है वो उसके अधीन होते हैं। अब हमारे यहाँ पर व्यवस्था क्या की गई है कि एक जिले को बहुत सी इकाइयों में बांटा गया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, तहसील। ठीक है। जिले का विभाजन किसमें किया, तहसीलों में किया गया है। और मान के चलो कि एक जिले में लगभग 10 से 12, 13, 14 तक जो है तहसीलें हमको देखने को मिलती है। अब जो कि हमने पहले स्पान ऑफ कंट्रोल पढ़ा है ना, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, कितना बताया था, मतलब 4 से लेकर के 6 ना, इतना इतना अगर है तब तक तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि तहसीलों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में अकेला कलेक्टर जो है वो सभी को डायरेक्टली सुपरवाइज नहीं कर सकता, और इसीलिए हमने क्या किया कि जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमने जो तहसील हैं उनके बीच में डाल दिया एक सब डिवीजन, है ना। तो सब डिवीजन जो है उसका काम क्या है, सब डिवीजन का काम, सब डिवीजन के नीचे एक या दो या तीन की करीब तहसीलें होती है, 2 से 3 तक जो है तहसीलें हर सब डिवीजन के नीचे होती है। कई जगह पर एक तहसील पर एक सब डिवीजन भी होता है। ठीक है। तो वहां पर उसका काम क्या होता है, वो तहसील द्वारा किए जाने वाले सभी राजस्व संबंधी कार्यों को देखे, और ये जो नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या जो है इसका समाधान किया जा सके, इसलिए इसको सृजित किया गया है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है साइंस से, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं। चलो, तो क्या लिखेंगे, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, नाम में दिख रहा है रोबोटिक की जो प्रोसेस है उसका क्या करना है, ऑटोमेशन। देखो रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोटिक्स क्या है पहले ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, परिभाषा क्या बताई थी, पीछे अपने पिछली बार पढ़ा है ना अभी, पिछले नोट्स में नहीं देखा रोबोटिक्स की क्या परिभाषा बताई थी। रोबोटिक्स के अंतर्गत मानव के ऐसे काम जो मतलब रिपीटेशन वाले हैं, ठीक है, उन कामों को, या फिर जो एक प्रोसेस के आधार पर होते हैं, उन कामों को मशीनों के द्वारा करने योग्य, मशीनों को उन कामों को करने योग्य बनाना। तो प्रोग्राम्ड रोबोट्स होते क्या है, प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको पहले से पूर्व निर्धारित समुच्चय जो होता है कुछ सेट्स का, दिशा निर्देश का, वो उनमें फीड होता है और उनका पालन करके वो काम करते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जो रोबोटिक्स की जो प्रोसेस है इसका हमें ऑटोमेशन करना है। मतलब अभी तक क्या होता था कि ये जो रोबोटिक्स के अंतर्गत जितनी भी मशीन है, जैसे कि एक रोबोट ही हो भले ही, उसको तो चलो हमने प्रोग्राम कर दिया तो वो काम कर रहा है, लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होती है हमारे पास में, उनको हमें ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसी न किसी ह्यूमन की जरूरत होती है। ठीक है। अब वो जो ह्यूमन है उसकी भी जरूरत ना पड़े, उसके लिए हमको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की जरूरत है, और ये करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, जो रोबोटिक्स है उसमें हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और भी कुछ चीजें।
तो रोबोटिक्स में हम मिक्स कर देंगे अब यहाँ पर दो चीजें और। क्या क्या? एक तो एआई, ठीक है, और एक एमएल, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग, चूंकि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग सिखाती है। मतलब मशीन लर्निंग ऐसे है कि जैसे एक छोटा बच्चा सीखते हुए धीरे धीरे बड़ा होता है और परफेक्ट होता जाता है। जैसे एक नया स्टूडेंट जो आरएस का तैयारी कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता उसको, लेकिन जैसे जैसे वो चीजों को पढ़ता है धीरे धीरे वो अनुभवशाली हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एमएल में भी जो मशीनें होती है उनको पूर्व प्रोग्राम नहीं किया जाता है, उनमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता, बल्कि वो उपलब्ध जो डेटा सेट होता है उसके माध्यम से चीजों को सीखता है। एआई में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी मशीन जो है मनुष्य का अनुकरण करना शुरू करती है, विशेष करके सोचने वाले कामों में। तो जैसे संवाद को समझना, मौखिक कोई भाषण दे रहा है उसको समझना, टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट जो चीजें हैं उनको करना, ठीक है, जो एनएलपीज होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना, ये सारे काम। तो अब इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेशन इसमें रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में, इसमें कुछ हमारे पास में कुछ ऐसे बॉट्स होते हैं जो बॉट खुद उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद पूरी जो प्रोसेस है उसको कवर अप कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, और जब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद में वो लॉग आउट कर सकते हैं। जनरली ये काम मशीनों के ऑपरेट करने में मनुष्यों के द्वारा किया जाता था पहले, लेकिन जब से एमएल और एआई का मिक्सअप हुआ है रोबोटिक्स में, मतलब जब से रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन शुरू हुआ है, तब से अब ये काम ऑटोमेटेड तरीके से होने लगा है, ठीक है। तो ये बॉट्स वाला जो सिस्टम है, ये वो खुद अपने आप उसको देख रहा है कि कोई समस्या भी आ गई तो ऑटोमेटिकली मशीन को स्टॉप करना है। जनरली मान लो कोई ऐसा, कोई आग लग गई या कुछ भी एक्सवाइजेड घटना हो गई, कोई पार्ट टूट गया, तो ऑटोमेटिकली वो खुद इस काम को कर ले। इसके लिए इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन रोबोटिक्स के अंतर्गत आया है। अगला है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी की वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। तो कैसे वैज्ञानिक हैं? हाँ, बॉटनिस्ट हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, पादप भ्रूण विज्ञान और उसके साथ साथ पादप क्रिया विज्ञान, इन दोनों को मिश्रण किया है और एक नई ब्रांच जो है उसको इन्होंने डेवलप किया। और इसमें काम करते हुए इन्होंने जो फूल होते हैं, जो पादप में जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को कृत्रिम रूप से पोषण दे करके और उनकी वृद्धि से संबंधित कुछ जो अनुसंधान है वो इन्होंने किए हैं, ठीक है। और बाद में फिर जो है इनके पास में बहुत से स्टूडेंट्स ने पीएचडी की है देश और विदेश से, इनको रॉयल फेलो भी बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो टिश्यू कल्चर का अपने यहाँ पर संस्थान है, उनकी इन्होंने स्थापना की, और इस तकनीक के विकास में भी इनका बहुत बड़ा योगदान जो है देश भर में रहा है। तो पंचानन माहेश्वरी के बारे में अपने को ध्यान रखना है। और ये जयपुर से भी संबंधित है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। क्या क्या? देखो, एक तो नेटवर्क जो स्मार्ट नेटवर्क ट्रांसमिशन एवं संपत्ति प्रबंधन प्रणाली, एक तो ये चल रही है। तो भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने जो अपना जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको टोटल क्या किया है, ऑटोमेटेड किया है, ठीक है। और जो असेट मैनेजमेंट, मतलब हमारे जितने भी असेट्स हैं, असेट्स क्या होते हैं, मीटर्स हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे जो ग्रिड्स हैं, उन सभी ग्रिड को इन्होंने इंटरनेट से कनेक्टेड कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि बिजली मित्र नाम से एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में आपके अगर घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपका पूरा रीडिंग, ठीक है, बिजली का पूरा डिटेल्स आपको वहां पर मिलेगा रियल टाइम में। तो ऐसा मतलब जो अभी जो नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, थ्रू द ग्रिड। और थ्रू द ग्रिड वो कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, थ्रू द ग्रिड वो सारा कनेक्टेड है, और वहां से सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। कहीं पर भी कोई फॉल्ट या कुछ भी होता है तो जो सेंट्रल सर्वर है उसको डायरेक्टली पता चल जाता है। चीजत जो है बिजली की वो बच रही है, और मतलब एक बेहतर तरीके से पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट हो रहा है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य। एक तो ये योजना हो गई। दूसरी योजना जो है वो किसानों के लिए। तो किसानों के लिए पहले तो जो योजना चल रही थी उसका नाम था मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। उसको बाद में मई जून 2023 में
जब वो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, सरकार ने बहुत सी योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यक्रम शुरू किए थे। उस समय इसको चेंज कर दिया था। पहले 1000 यूनिट तक इसमें छूट मिलती थी, बाद में इसको बढ़ा करके 2000 यूनिट कर दिया। इसका नाम रख दिया था मुख्यमंत्री निशुल्क मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि हाँ, विद्युत वितरण योजना। अच्छा, ये और ध्यान रखना है कि ये जो योजना है, इसका लाभ जो रेगुलर जो थे, मतलब जिनका रेगुलर कनेक्शन में नाम आया है, उन्हीं लोगों को मिला है। जो ड्रिप इरिगेशन और बाकी योजनाओं के अंतर्गत जिन्होंने लिया है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो योग्य इसके लिए नहीं है। एक योजना इसमें है मुख्यमंत्री निशुल्क घरेलू बिजली योजना। ठीक है, उसके अंतर्गत 100 यूनिट तक अगर आपका बिजली का खपत है तो आपका पूरा बिल इसमें माफ है। अगर 200 यूनिट तक है तो इन दैट केस आपको 200 यूनिट तक जो सरचार्ज और जो भी उपकर लगते हैं, उन सबको उसमें फ्री किया गया है ना, ये वाला है। फिर 50 वर्ड के आ जाते हैं। एसडीओ के निरीक्षण संबंधी कार्यों को संक्षेप में बताइए। नहीं 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 नहीं, ये काम निरीक्षण संबंधी कार्यों में एसडीओ के नहीं आते। हाँ, जनरली हम देखते हैं कि वो इन सब चीजों को देख सकता है, बट ये सभी के लिए जो है ना, इनके ऑलरेडी क्या है, इनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स है। जैसे मान लो कि खाद्य मिलावट है, तो खाद्य मिलावट को जांच करने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के अधीन जो है पूरा का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ठीक है, जैसे राशन डिलीवरी है तो रसद विभाग का अपना काम है। निरीक्षण में पूरा का पूरा जो संबंध है वो केवल और केवल राजस्व संबंधित जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम तहसील बोलते हैं, तहसील के मामलों को ये देखता है। ठीक है, तो तहसील संबंधित मामलों में निरीक्षण का काम ये पूरा का पूरा करता है। अब कैसे करता है, तो पहली बात तो इसको दिया गया अधिकार जो पटवारी है, ठीक है, वो और जो भी राजस्व जो निरीक्षक है, पटवारी के ऊपर गिरदावर जिसको हम बोलते हैं, उन दोनों के अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में ये काम करता है, और दोनों के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी ये कर सकता है। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी होती है जो अपीलें आती है राजस्व संबंधी, उन पूरी अपीलों को सुनना। ठीक है, हालांकि वो उसके नियामकीय कार्यों में चला जाता है। ये और क्या करता है, जो कानून गो होते हैं, सदर कानून गो अपने जो भी तहसील में, सदर कानून गो के जो अकाउंट्स हैं, उनका 1/5 मतलब 20% का ये खुद निरीक्षण करता है। इसके अलावा जो हमारे भूमि के अभिलेख हैं, उन अभिलेखों की भी ये जांच कर सकता है। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वास्तविकता के साथ में ये उनको देख सकता है। और क्या करना होता है, इसको तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण करना होता है हर साल में 2 बार। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये अपने मुख्यालय को छोड़ करके लगभग 80 दिन और 60 रात को बाहर निरीक्षण में रहे, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको देखे। पटवार सर्किलों की बात करें तो लगभग 24 पटवार सर्किल जो है, उनके 45 राजस्व गांवों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी इसकी है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा याद कर लो स्ट्रेट। तो उम्मीद है कि मतलब अगर, क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, इस पर से क्वेश्चन आया नहीं है आपके, बाकी संभागीय आयुक्त इस बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, पहले वाले एग्जाम में जिला प्रशासन पे पूछ लिया, पुलिस प्रशासन पे भी पूछा जा चुका है। तहसील नहीं पूछा अभी, तहसील नहीं पूछा, तो तहसील और उपखंड प्रशासन पे में भी 5 से 10 नंबर का प्रश्न इस बार आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न था, मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कैसे संबंधित है। अच्छा, तो अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो किस तरह से बनेगा। अगर मान लो ये डीप लर्निंग है, ठीक है, तो डीप लर्निंग जो है ये अपने आप में एक सब समुच्चय किसका, मशीन लर्निंग का। ठीक है, और ये मशीन लर्निंग जो है ये इंक्लूडेड है किसमें, एआई में। तो ये रिलेशन है एआई के बीच में, एमएल के बीच में और डीएल के बीच में। तो यहां से हम एक लाइन उठा सकते हैं सीधी, हमारा जो आंसर है उसको स्टार्ट करने में क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो एआई है, ठीक है, एआई की प्राप्ति का साधन या उपकरण के रूप में मशीन लर्निंग को देखा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या कृत्रिम रूप से बुद्धिमान बनाने में मशीन लर्निंग का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल सकता है। अब तीनों में डिफरेंस भी आप समझ लो कि डीप लर्निंग, एमएल और एआई क्या है। डीप लर्निंग मतलब बहुत ही गहरे स्तर पर जाकर के सीखना,
एक्चुअल में जिस तरह से मनुष्य के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर डीप शब्द का मतलब होता है लेयर्स। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स जो है वो यहाँ पर होती है, और उन लेयर्स, डेटा की जो लेयर सेट होते हैं, उनमें से जो है ये लर्निंग का काम होता है, यहाँ पर सीखने का काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि आ, कोई भी एक जो कोई सिचुएशन है, अब उस सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है, उसके बहुत से लेयर्स यहाँ पर होती हैं, और उन लेयर्स से वो फाइनली जाके एक क्या निकालता है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, डीप लर्निंग में तो डीप लर्निंग सेम टू सेम जैसे हमारा न्यूरल तंत्र काम करता है, उसी तरह का तंत्र जो है यहाँ पर मशीनों के लिए विकसित करने का प्रयास इसमें किया जाता है डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग सटीकता पर ज्यादा जोर देती है। किस पर देती है? सटीकता पर। ठीक है, इसके बाद में आता है एमएल, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक तरह से मान के चलो कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो चीजों को देखता है, वो देख करके उनसे सीखता है। मशीन लर्निंग में हमारे पास में एक बड़ी मात्रा में बिग डेटा है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी एक विशेष परिस्थिति में कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, उस डेटा से या तो उसको संरचित रूप से सिखाया जाएगा, ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। तीन तरीके के जो देखे होंगे ना अपने मशीन लर्निंग में, तो वहां पर क्या होगा कि उसको समझाया जाएगा कि इस परिस्थिति में क्या करना होता है। इस तरह से एक दो बार या तीन बार या 10 बार जो प्रक्रिया है अभ्यास की, उसके बाद में धीरे धीरे मशीन खुद ये निर्धारित करना शुरू कर देती है कि किसी विशेष परिस्थिति में उसको क्या काम करना होता है। तो ये तो केवल एक अधिगम की बात है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। एमएल में कोई वो अपनी तरफ से सॉल्यूशंस नहीं देगा, वो उपलब्ध डेटा में से ही चीजों को सीखता है। एग्जांपल्स अगर हम देखें, एमएल के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे जो सहायक जो ये तंत्र होते हैं हमारे मोबाइल फोन्स में, चाहे वो एलेक्सा हो, चाहे वो सीरी हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, चाहे ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो होती है वो भी एक तरह से क्या होती है, क्योंकि उसको पता है कि बत्ती जब ग्रीन सिग्नल होगा तो उसको रुकना है। ठीक है, सेंसर्स के माध्यम से कोई अगर उसके ज्यादा पास में सेंसर में कोई लग रहा है तो वो उसको गाड़ी को कम कर लेगा स्पीड को, या फिर बिल्कुल ओपन स्पेस है तो वहां पर उसको तेज चलाना है, ये सारा उसको निर्धारित होता है और डेटा सेट की बेस पे काम करता है। एआई में सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे आज के समय में हम एआई में देखें तो जितने भी स्मार्ट जो सॉल्यूशंस हमको देखने को मिल रहे हैं वो एआई बेस्ड ही होते हैं, या फिर डिजिटल जो भी कंटेंट इस समय जो एआई जनरेट कर रही है, या फिर जितने भी जो नए नए पोर्टल्स बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी बनाए गए हैं, कुछ नाम याद है? बहुत से सर्च जो टूल्स इंजन हैं, हाँ, जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो ये सब एआई बेस्ड है ना। हालांकि इनमें भी एक बहुत बड़े स्तर तक मशीन लर्निंग काम कर रही है, क्योंकि बिना मशीन लर्निंग के, मशीन लर्निंग एक पार्ट है एआई का, एक सबसेट है, और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जैसे एनएलपी हो गया और बाकी सारी चीजें, लेकिन आईओटी हो गया, आईओटी भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन एआई बड़े स्तर पे है और एमएल छोटे स्तर पे है। ठीक है, इस तरह से देखना। तो मशीन लर्निंग कैसे संबंधित है? ये एक तरह से एआई को विकसित करने के उपकरण के रूप में काम करता है, और दोनों को डिफाइन कर दो कि एआई में क्या होता है और एमएल में क्या होता है। ठीक है, फिर अगला बड़ा क्वेश्चन हमारा, वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना पर प्रकाश डालते हुए पीपीपी के अधीन निर्मित राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों के नाम लिखिए। कर दिया। वायबिलिटी गैप फंडिंग, जब पीपीपी की शुरुआत हुई लगभग 2002-3 के बाद से, जब से हमारे यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर काम शुरू हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन जो योजनाएं चल रही थी उनमें बहुत सी कमियां थी, जैसे कि प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा ना होना, जितने भी कार्यक्रम है उनमें उत्कृष्ट प्रबंध व्यवस्था ना होना, जैसा कि निजी क्षेत्र में देखने को मिलता है, समयबद्ध तरीके से काम को करना, कोस्ट इफेक्टिव होना, ये सारी जो निजी क्षेत्र की जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए पीपीपी का कंसेप्ट आया। लेकिन पीपीपी में समस्या ये होती थी कि जो निजी क्षेत्र है वो काम करता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो हमेशा प्रॉफिट को देखकर ही किसी योजना में काम करता है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में
विशेषकर सामाजिक योजनाओं में जब भी हमको किसी तरह का डेवलपमेंट करना है, मान लो कोई हॉस्पिटल बनाना है, किसी सड़क का निर्माण करना है या कुछ भी, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या था कि जो कोई निजी क्षेत्र है वो साथ में नहीं आता था। तो इसीलिए बहुत सी योजनाएं जो सामाजिक रूप से तो अच्छी थी, आर्थिक रूप से तो व्यवहार्य थी, लेकिन वाणिज्यिक रूप से या लाभप्रदता के मामले में पिछड़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में उनका जो नुकसान कंपनियों को हो रहा था, उनको पूरा करने के लिए पीपीपी योजनाओं में वायबिलिटी गैप फंडिंग की स्कीम लाई गई है। जैसे कि उड़े देश का आम नागरिक जो योजना है, अभी जो चल रही है उड़ान योजना, उसमें भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना लाई गई थी, अभी रिसेंट जो है। तो उस समय क्या किया कि जो भी वीजीएफ है या वायबिलिटी गैप फंडिंग है, उसमें सरकार की तरफ से एक अनुदान दिया जाएगा और ये अनुदान उस कमी को पूरा करेगा जो कमी उस योजना के सामाजिक क्षेत्र की योजना होने की वजह से हो रही है। तो दो सबसेट फिर बाद में इसमें लाए गए, ठीक है, 2019 में योजना 1 और योजना 2 करके, नवंबर 2020 या 19 है ना, क्या है, 2020 है ना, तो 2020 में लाए गए। और उसके माध्यम से क्या किया कि पहला तो ये बोला कि पहले के अंदर आप जो है बहुत सी योजनाएं जिनमें हो सकता है आपके जो खास करके हाँ, हाँ, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, जलापूर्ति से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, इन सारे क्षेत्रों के अंतर्गत अगर कोई भी योजना आती है तो उसके अंतर्गत 60% तक जो है योजना की परियोजना लागत का 60% तक कौन देगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के 30-30% इसमें देंगे, ठीक है। और इसमें परिचालन लागत की 100% तक वसूली होनी चाहिए, पर ये बात इसमें होगी। दूसरा जो योजना उपयोजना 2 इसके अंदर है, उस योजना में क्या किया, उस योजना के अंतर्गत केवल और केवल जो पायलट आधार पर चलने वाली योजना है, मतलब टेस्ट बेस्ड जो योजना है, उनके लिए इसको लाया गया। और इसमें 50% तक तो योजना की जो परिचालन की वसूली है, परिचालन में जब वो ऑपरेट हो रही है तब, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं इसमें, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, और भी मेंटेनेंस वाले, तो बीओटी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि 40% तक जो है वो पूर्ति वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इसमें की जाएगी। तो ये है अपना वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला, ठीक है, व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजना, ठीक है। अब मैंने पूछा अगला आपसे कि राज्य में जो संयुक्त उपक्रम बनाए गए हैं उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहला संयुक्त उपक्रम जो राज्य में बना था वो था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीडी कोर, 1997 में पहला, ठीक है। सेकंड इसके बाद में बनता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये पीडी को रिड कोर के नाम से इसको जानते हैं, जिसको काम दिया गया था हमारे हाईवेज जो है उनके डेवलपमेंट को फंडिंग करने का और उसको देखने का, ठीक है। उसके बाद में फिर अब 2014 के बाद में फिर से एक बार पीपीपी मोड पर सोलर ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बहुत से प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लाए गए हैं, जिसमें हमारे भड़ला हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर के अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर सौर ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए इनका स्थापना की जा रही है, जिनमें हमारे पास में है मैसर सौर ऊर्जा कंपनी लिमिटेड, एक सीधा एसएल सौर ऊर्जा कंपनी लिमिटेड हो गया, एक अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है सौर ऊर्जा से जुड़े हुए विशेष करके इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग और पीपी के अधीन जो राज्य के संयुक्त उपक्रम है उनके बारे में। इसके बाद में हमारा था आज एक कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र कैसा है उसको देख लेते हैं हम, उसका फॉर्मेट आपको पूरा आपने वैसे तो बनाया होगा, ठीक है। तो हमारा मतलब 62 डेज चल रहा है, तो हमने काफी बार ऐसे प्रैक्टिस कर ली है पेपर के, और लगातार हम बार बार जब इसको देख रहे हैं तो यही चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी में, रिपीटेशन, अभ्यास जितनी बार होगा सफलता उतनी बेहतर होगी, है ना। तो हमारा प्रश्न क्या था कि उपखंड अधिकारी पागी की ओर से दूदू कलेक्टर को एक लेटर लिखना है, आपको पत्र लिखना है, जिसमें आपने गांधी जयंती के अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के दौरान जो भी गतिविधियां आपके संपन्न हुई है उनकी जानकारी प्रदान की हो। तो चूंकि सामान्य कार्यालय पत्र है तो शुरुआत कहां से करेंगे, ऊपर राजस्थान सरकार के साथ में,
इसके बाद में नीचे हम लिखेंगे संबंधित कार्यालय जो है उसकी जानकारी। ठीक है, तो कार्यालय कौन सा है? कार्यालय, कार्यालय उपखंड अधिकारी, बस, आगे नहीं लिखेंगे कुछ भी। अच्छा, या तो आप दूदू तक छोड़ सकते हो लिख करके, है ना, या एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जिला दूदू तक भी छोड़ सकते हो, जयपुर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजस्थान की भी जरूरत नहीं है, राजस्थान सरकार ऊपर लिख दी ना, जिला दूदू तक लिख सकते हैं। या इसको आप चाहो तो कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसके बाद में सीधा क्या आ जाएगा अपना पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक कैसे लिखना है? कोई भी आगे एक नंबर डाल दो। ठीक है, जैसे 15/4 डाल दिया, स्लैश करके कार्यालय उपखंड अधिकारी, इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको ले लो, फा। ठीक है, फा ले लो या मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आप सन डाल सकते हो, 2023-24, और उसके बाद कोई भी पत्र क्रमांक। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और सामने दिनांक। अब दिनांक क्या डालेंगे यहाँ पर? हाँ, इसमें मान लो आपने डाल दी 4 अक्टूबर 2023। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने दिया था कि गांधी जयंती के अवसर पर, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर 4 अक्टूबर डालनी पड़ेगी, है ना। इसको हिंदी में डालें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है सेवा में। शुरुआत कैसे करेंगे? सेवा में, कोमा, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का। श्रीमान जिला कलेक्टर लिख सकते हैं, या जिला कलेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कोमा, दूदू। ठीक है, हो गया, इतना ही लिखना है, और कुछ है नहीं। उसके बाद में आप यहां पर लिख सकते हो विषय, बिल्कुल यहीं से नीचे से ही विषय और संदर्भ को यहीं से शुरू करना है। विषय में आप क्या लिख सकते हो? गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान के दौरान संपन्न गतिविधियों के विवरण के संबंध में, या की जानकारी के संबंध में, या के संबंध में, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, विषय के बाद में इधर आ जाएगा अपना मान्यवर या महोदय। संदर्भ, हाँ संदर्भ दे सकते हैं, संदर्भ देना भी है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने आपको कुछ लेटर भेजा होगा, तभी तो आपने ये काम किया होगा, कि संदर्भ आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक ये जो है, उसके आधार पर हमने ये गतिविधियां आयोजित की है। ठीक है, संदर्भ के बाद मान्यवर, कोमा, फिर यहां से शुरू कर देंगे हम कि उपरोक्त विषयांतर्गत और संदर्भित पत्र के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप उपखंड में दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर नशा मुक्ति संबंधित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। उसमें फिर आप एक एक करके लिखो कि उपखंड कार्यालय पर आपने क्या किया। ठीक है, उसके बाद में आपने कोई नुक्कड़ नाटक किए हो। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए कोई आपने रैली या संगोष्ठी का आयोजन किया हो। इसके अलावा आपने कोई प्रभात फेरी निकाली हो, किसी कैंप का आपने आयोजन किया हो पुनर्वास के लिए लोगों के लिए। ठीक है, या फिर जिन लोगों ने कभी नशा करते थे और छोड़ दिया, उनसे कोई संवाद करवाया हो जनता का, है ना। नुक्कड़ नाटक आयोजित किए हो, पोस्टर्स, रैली आदि का आयोजन किया हो। जो आपके यहाँ पर आसपास कोई कचरा गाड़ी जाती है, ठीक है, जो कचरे के वाहन है, या फिर जो ऑटोज हैं, उनके रिक्शा के अंदर जो है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया हो। कोई आप हो सकता है कि नशा मुक्ति से जुड़ा हुआ कोई गान बना सकते हो, और उस गान का प्रचार प्रसार आपने आसपास के क्षेत्र में करवाया हो। विद्यालयों में आपने रंगोली या पोस्टर, इनसे रिलेटेड कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया हो। उन सबको आप 1 बाय 1 करके, 1 2 3 4 करके इस तरह से लिख सकते हो। लिखने के बाद में नीचे आप लिख सकते हो उपरोक्त सभी गतिविधियों में सामान्य जनता के द्वारा जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और
अपेक्षित रूप से कई लोगों ने नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न की जा रही है। नीचे आप लिख सकते हो संलग्न विस्तृत रिपोर्ट, जितने पेजेस की है वो। फिर नीचे आपका वही एबस है, नाम लिखना है नहीं, ब्रैकेट में फिर एबस है, उपखंड अधिकारी फागी। ठीक है। अब यहां पर किसी को भी अपने को प्रतिलिपि देने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसको देंगे प्रतिलिपि? जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है।